अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, माई सेल्फ मोहम्मद रिहान सफदर और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल WH मैथमेटिक्स ऑफिशियल। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने अब हम ये नंबर थ्योरी की नेक्स्ट लेक्चर में आ गए हैं। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पहले 18 क्वेश्चंस देखे थे, मतलब उनमें मैंने कुछ ऑब्वियस क्वेश्चंस थे उनका आप लोगों को वैसे ओरली बता दिया था कि उनको कैसे आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन ओरिजिनली मैंने जो है वो आई थिंक क्वेश्चन नंबर 14 से शुरू किया था समझाना। तो वो काफ़ी बिट लेंथी को जो होगी थी, मतलब यानी कि वीडियो, क्योंकि चीज़ों को डिटेल में और इन डेप्थ देखते हुए दिखती चीज़ें मतलब यानी कि यूँ कह लें कि बिल्कुल सीधी सीधी सी चीज़ें दिखती हैं, लेकिन उसमें टेक्निकलिटीज़ को अगर बंदा एक्सप्लेन करने पे आए तो उसमें काफ़ी टाइम लग जाता है। तो इस वजह से मेरी कोशिश होती है कि मैं उन टेक्निकलिटीज़ को देखकर आप लोगों को चीज़ें जो हैं वो समझाने की कोशिश करूं, ताकि कोई भी क्वेश्चंस आ जाएं तो आप लोग उनको अच्छे से टैकल कर सकें। क्योंकि अक्सर लोग देखे हैं वो चीज़ों को ऑब्वियस करके यूँ करके आगे चले जाते हैं, लेकिन जो इनइक्वालिटीज़ यूज़ हो होती हैं या जो भी यूँ मतलब फॉर ऑल का, फॉर सम का, या कुछ भी ऐसा साइन यूज़ हो होता है, वो उस चीज़ों का नहीं बताते कि यहाँ पर ऐसा कर लें तो ऐसे इसका क्या मतलब बनेगा, यहाँ पे ऐसा कर लें तो इसका क्या मतलब बनेगा। तो इस वजह से मेरी कोशिश होती है आप लोगों को ईच एंड एवरी पॉइंट जो है वो क्लियर करके चलूँ। तो इसलिए मेरी वीडियोज़ ज़रा लेंथी ज़रूर है, लेकिन आप लोग इंशाल्लाह सुनेंगे तो आप लोगों को नॉलेज काफ़ी गेन होगा इन वीडियोज़ से। तो अब हम लोग चलते हैं जी अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 से शुरू कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19 के हम स्टेटमेंट पढ़ते हैं। अच्छा देखें, आप लोग कुछ क्वेश्चंस के ऊपर देख रहे होंगे माय ओन लिखा होगा। माय ओन का मतलब ये है कि ये क्वेश्चन मैंने मतलब बगैर किसी बुक से या बगैर किसी सोल्यूशन से या कहीं और से समझे बगैर जो अपने कॉन्सेप्ट से जो है ना मतलब सॉल्व किए हैं। तो अगर आप लोगों को इसमें कोई इशू नज़र आए, कोई प्रॉब्लम नज़र आए, या कोई चीज़ आप लोगों को कोई पॉइंट यूँ आप समझते हो कि रॉन्ग लिखा हुआ है, तो आप लोग काइंडली कमेंट सेक्शन में लाजमी बता दिया करें, ताकि मैं उसकी करेक्शन कर लूँ या आप लोगों को उस पॉइंट के बारे में बता सकूं कि वो पॉइंट मैंने अगर लिखा है तो किस वजह से लिखा है। कोशिश तो मेरी होती है मैं वीडियो में हर चीज़ को एक्सप्लेन कर दूं, लेकिन फिर भी अगर कोई पॉइंट रह जाए तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछ लिया करें। तो अब हम लोग शुरू करते हैं जी। अब क्या लिखा हुआ है कि शो दैट ए एंड बी आर इंटीजर्स सच दैट ए डिवाइड्स बी, देन ए की पावर के डिवाइड्स बी की पावर के फॉर एवरी के बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर, या के कह लें नेचुरल नंबर्स। तो अब यहाँ पर ए डिवाइड्स बी मैंने आप लोगों को ये कहा था कि अगर कहीं पर लिखा हुआ देख लें ए डिवाइड्स बी, तो आप लोगों ने वहाँ समझना है ए बी को पूरा पूरा डिवाइड कर रहा है, ना मतलब यानी कि पूरा पूरा डिवाइड कर रहा है, उसमें रिमाइंडर ज़ीरो है। लेकिन हाँ, अगर यहाँ पर रिमाइंडर कुछ आना हुआ तो वहाँ पर मैं मेंशन करूँगा कि यहाँ पर जो है वो रिमाइंडर आता है, यानी ए बी को पूरा पूरा डिवाइड नहीं करता, वहाँ पे मैं मेंशन करूँगा। अगर मैं मेंशन नहीं करता तो आप लोगों ने समझ लेना है कि रिमाइंडर ज़ीरो है और ए बी को पूरा पूरा डिवाइड करता है। तो इस केस में पूरे पूरे डिवाइड वाली है। तो अब इसकी अगर हम लोग एग्जांपल थोड़ी सी अगर पर्टिकुलर एग्जांपल समझने की कोशिश करें तो वो हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि मैं मिसाल है क्या लेता हूँ कि हमारे पास 3/6, ये मैंने कह लिया जी 3 6 को डिवाइड करता है। तो 3 और 6 की अब कोई भी पावर ले लें, लेकिन लेनी सेम है। 3 की जो पावर लेंगे 6 की भी वही पावर लेंगे, तो वो आपस में एक ट्रू हो गया। मैं मिसाल है, मैं चलिए सबसे छोटी पावर 2 लेके देखता हूँ। क्या 3 की पावर 2 डिवाइड करेगा 3 की पावर 6 की पावर 2 को? 3 की पावर 2 डिवाइड करेगा 6 की पावर 2 का। अब 3 की पावर 2 क्या होता है 9, और 6 की पावर 2 आप लोगों के पास क्या होता है 36। तो 9 3 को 36 को डिवाइड करता है ऑब्वियसली, यानी हमें 36 इज इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई बाई 4। वो 4 ऐसा इंटीजर होता है जो हमें मिल जाता है इस केस के अंदर। तो इसका मतलब हम लोगों ने एक एग्जाम्पल लेकर देखिए, आप हज़ारों एग्जाम्पल्स लेकर देख सकते हैं, बट एक चीज़ नोट कीजिएगा, यहाँ पर मैंने के किधर से कहा हुआ है, पॉजिटिव इंटीजर से या नेचुरल नंबर से। ठीक हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ, अब आप यहाँ पे थोड़ी सी पॉसिबिलिटीज़ को सोचने की कोशिश करें। यहाँ पर के पॉजिटिव इंटीजर ही स्पेसिफाई क्यों किया गया है, आप लोग पहले के को ज़ीरो लेकर देखें। के को ज़ीरो ले लिया, तो अब के को जब ज़ीरो लिया तो यहाँ पर ए की पावर ज़ीरो, बी की पावर ज़ीरो, 1/1, वो तो बहुत ही ऑब्वियस सी ट्रिवियल सी कंडीशन हो जाएगी। तो उसका तो हमें पता है, हमें यानी कि वो उसमें कोई नई बात नहीं है। तो हम जो भी थ्योरम्स या जो भी चीज़ें प्रूव कर रहे हैं वो बेसिकल न्यू रिजल्ट्स प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि हम लोगों को जो हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट और लेंथी थ्योरम्स प्रूव करते हैं उनमें इनका डायरेक्ट यूज़ करके हम लोग अपने लिए आसानी पैदा कर सके। तो इस वजह से 1/1 तो बहुत ही ऑब्वियस ही कंडीशन बनेगी। हाँ, आप लोग
ले सकते हैं ज़ीरो भी अगर आप लोग लेना चाहें तो, लेकिन जब चूँकि हम इसको अब इंडक्शन से प्रूव करेंगे तो इंडक्शन में इनिशियल कंडीशन फिर ज़ीरो बन जाएगी, तो वो ज़ीरो कंडीशन वाली तो ऑब्वियस हो जाती है, वो तो वैसे ही ट्रू होगी, यूनिवर्सली ट्रू मानी जाएगी। तो इस वजह से हम लोग अमूमन 1 से शुरू कर लिया करेंगे। अब आ जाते हैं जी नेगेटिव इंटीजर की तरफ। अगर हम नेगेटिव इंटीजर से शुरू करते, मिसाल मैं यही एग्जांपल लेता हूँ कि मैं 3 की पावर -2 कर लेता डिवाइडेड बाय 6 की पावर -2। अब ये क्या ट्रू है? पहली तो बात है, आप लोग ये देखें क्या ये इंटीजर्स बनेंगे, क्योंकि हम लोगों ने तो नंबर थ्योरी में इंटीजर्स वाली बात करनी होती है ना। मतलब यूँ आप लोग ये देखें कि आप लोगों ने इस एग्जांपल में लिया था, आप लोगों ने 3 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर लिया था, ठीक है। तो अब 3 का स्क्वायर एक इंटीजर बनेगा, इसी तरह 6 का स्क्वायर की भी एक इंटीजर बनेगा। लेकिन अगर 3 की पावर -2 को देखें, 3 की पावर -2 1/9 होता है आपके पास। क्या 1/9 एक इंटीजर है? ऑब्वियसली नहीं है, 1/9 इंटीजर नहीं है, ये एक रैशनल नंबर है। इसी तरह 6/2 जो है वो 1/36 बन जाएगा। तो इस वजह से हम लोग फिर क्या करते हैं कि माइनस पावर वाली नहीं ले सकते। वो इसी वजह से नहीं ले सकते क्योंकि वो हम इंटीजर्स वाले जो जोन है उससे बाहर निकल जाते हैं, ठीक हो गया। तो इस वजह से हम स्पेसिफाई कर देते हैं कि के जो है वो एक पॉजिटिव इंटीजर है, तो उस पॉजिटिव इंटीजर होने की वजह से ये रिज़ल्ट ट्रू होगा। हम प्रूफ की तरफ चलते हैं जी, मैथमेटिकल इंडक्शन से प्रूव करेंगे और इंडक्शन हम के ऊपर लगाएंगे, ठीक है। अब हमें गिवन क्या है? गिवन ये है कि ए बी को डिवाइड करता है, तो इसका मतलब हम यहाँ लिख लेंगे b इज़ इक्वल टू ए के 1 फॉर सम के 1 बिलोंग्स टू z, ये इंटीजर्स। अब फॉर सम किस वजह से लिखा होता है? फॉर ऑल क्यों नहीं लिखा हुआ, या कोई पर्टिकुलर के क्यों नहीं लिखा हुआ? इसकी मैंने जब ये डिविजिबिलिटी की डेफिनेशन करवाई थी तो उसमें वो डिटेल से डिस्कस किया था, वो आई थिंक लेक्चर नंबर 2 बनता है या लेक्चर नंबर 3 होगा, तो आप लोग वहाँ पर जाके लाजमी उस चीज़ को देख लें। तो अब क्या होगा? अब हम लोग आगे चलते हैं जी। स्टेप 1 इंडक्शन में मैंने आपको पहले भी बताया था, आई थिंक किसी लेक्चर में हम लोगों ने इंडक्शन के ज़रिए एक रिज़ल्ट को प्रूव किया था, तो उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि आप लोग इंडक्शन में क्या करते हैं कि आप लोग पहले इनिशियल कंडीशन पर चेक करते हैं स्टेप 1 में। स्टेप 2 में आप लोग क्या करते हैं? आप लोग k इज़ इक्वल टू एस के ऊपर, यानी कि यूँ कह लें n इज़ इक्वल टू के, वहाँ पर n इज़ इक्वल टू के किया था, तो मैं उसी पैटर्न पर चलता हूँ फ़िलहाल। n इज़ इक्वल टू के का ट्रू करते हैं, और k n इज़ इक्वल टू के का मतलब ये हरगिज़ नहीं होता कि n k के इक्वल लिया जा रहा है, बस ये है कि हम n को k के साथ रिप्लेस करने के लिए मैथमेटिकली n इज़ इक्वल टू के लिख देते हैं, लेकिन k n से छोटा लिया जाता है। और इसी तरह हम लोग फिर थर्ड स्टेप में n इज़ इक्वल टू के प्लस 1 के लिए ट्रू करते हैं, लेकिन n इज इक्वल टू के प्लस 1 का हरगिज़ मतलब नहीं है, ये नहीं होता कि n जो है वो के प्लस 1 के इक्वल है। वो हम मैथमेटिकली लिखते हैं किस वजह से कि n की जगह हम लोगों ने के प्लस 1 को रिप्लेस करना था, या आप यूँ भी लिख लिया करें इस चीज़ से बचने के लिए कि n इज़ इक्वल टू के प्लस 1 लिखने के बजाय आप लिख लिया करें लाइन के बाय रिप्लेसिंग n, जो मतलब यानी के प्लस 1 से हम लोग रिप्लेस करेंगे। तो अब हम लोग क्या करते हैं? हम लोग अपने प्रूफ की तरफ चलते हैं जी। तो स्टेप 1 में हमारे पास क्या था कि k1 पॉजिटिव इंटीजर है। पॉजिटिव इंटीजर कहाँ से शुरू होते हैं? 1 2 3 1 से, इसका मतलब k1 होगा, ठीक हो गया। तो अब हमारे पास k1 के लिए हमारे पास a, अगर k1 हो तो a डिवाइड b होगा, यानी a की पावर 1 b की पावर 1, तो a डिवाइड b हो जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पे a डिवाइड b तो गिवन है हमें, गिवन यानी कि गिवन वाली चीज़ है, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या हो गया? ये इस k इज़ इक्वल टू 1 के लिए ट्रू हो गई, यानी कि इनिशियल कंडीशन के लिए ट्रू होगी। अब k इज़ इक्वल टू s के लिए, अब s क्या लिया? क्योंकि k यहाँ पे मौजूद था ना, आप n भी कर सकते थे, अगर यहाँ पे n कर देते तो यहाँ पर आप k लेके चल देते। मैंने k ले लिया है, मतलब बुक के हिसाब से, जो बुक में एक्सरसाइज है उसमें यही स्टेटमेंट थे, तो उसके लिहाज से हम लोगों ने ये देख लिया। अब k इज़ इक्वल टू s के लिए हम लोगों ने ये ट्रू मान लिया। अब ऑब्वियसली k इज़ इक्वल टू s नहीं है, k s के इक्वल नहीं है, k s से बड़ा है, बट हम लोगों ने k की जगह s को पुट करना था, तो उस वजह से हम लोगों ने मैथमेटिकली, क्योंकि हम देखें ना कोई भी दो इक्वेशंस हैं उनमें एक वेरिएबल की जगह दूसरा वेरिएबल पुट करना है, तो मैथमेटिकली यही लिखते हैं कि a इसके इक्वल था, तो इस वजह से हम लोगों ने उसमें पुट किया, ठीक हो गया। तो इस वजह से उस सेंस में हम लोग k को s के इक्वल नहीं होगा, बस उसकी जगह s, मतलब k की जगह s को पुट करने के लिए हम लोगों ने k इज़ इक्वल टू s कर लिया है, लेकिन k s से बड़ा होगा, मतलब k से छोटे नंबर्स के लिए हम लोग पहले लेट कर लेंगे। वो अब k के कितना छोटा है कितना हमें उससे गर्ज नहीं है, बस k से छोटा होना चाहिए। तो वो k से छोटा s जो था हम लोगों ने लेट कर लिया।
मतलब यानी कि ये ट्रू है तो ए की पावर एस डिवाइड्स बाई बी की पावर एस, तो ये चीज़ ट्रू है हमारे पास। अगर ये चीज़ ट्रू है तो बाय डिविजिबिलिटी की कंडीशन के मुताबिक हमें एक ऐसा इंटीजर मिलेगा जो हम इसके साथ डिवाइज़र के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ये वाला जो है वो आई थिंक इसको डिवाइडेंड बोलते हैं, ये डिवाइडेंड के इक्वल हो जाएगा। तो बी की पावर एस इज़ इक्वल टू ए की पावर एस इंटू के टू। अब के वन चूँकि पहले हम यूज़ कर चुके थे, हमने के टू यूज़ कर लिया फॉर सम के टू बिलोंग्स टू इंटीजर्स। अब ये हम लोग के यानी कोई इक्वेशन का नंबर दे रहे ना भी दे तो हम लोग इधर चलिए इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 2 कह लेते हैं, इक्वेशन नंबर 2 ठीक हो गया। अच्छा ये थोड़ा सा ना मैंने नोट्स काफ़ी पहले बनाए हुए हैं तो इस वजह से थोड़े से मतलब बॉल पॉइंट से बनाए थे, तो इस वजह से थोड़ा सा आप लोगों को हो सकता है देखने में या लिखने में एक किसी किसी जगह पर प्रॉब्लम हो, तो मैं इस वजह से साथ साथ बोल रहा हूँ। तो अब हम लोगों ने यहाँ पर के इज़ इक्वल टू एस के लिए ट्रू पर प्रूव कर लिया। अब के इज़ इक्वल टू एस प्लस वन के लिए जो है वो प्रूव करना है। अब मैं फिर बता देता हूँ कि के इज़ इक्वल टू वन एस प्लस वन का मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि के एस प्लस वन के इक्वल है। के एस प्लस वन से बड़ा ही होगा, सिर्फ के की जगह एस प्लस वन रखने के लिए हम लोगों ने के इज़ इक्वल टू एस प्लस वन कहा हुआ है। तो अब यहाँ हम लोग क्योंकि हम लोगों ने अप्रूव क्या करना है, यहाँ पर मैं आप लोगों को लिख भी देता हूँ कि टू प्रूव क्या है। हम लोगों ने ये प्रूव करना है कि b की पावर s प्लस वन इज़ इक्वल होगा हमारे पास सॉरी a की पावर s प्लस वन इंटू के थ्री सम के थ्री इंटीजर। ये चीज़ हम लोगों ने अप्रूव करनी है। इसी से फिर हम लोग कह सकते हैं कि a की पावर s प्लस वन डिवाइड करेगा b की पावर s प्लस वन को। अब ये चीज़ हम लोगों ने बनानी है, ठीक हो गया जी। तो अब हम लोग क्या करते हैं, हम ये चीज़ कंसिडर कर लेते हैं और ये चीज़ बनाएंगे। हम ये चीज़ कंसिडर की, अब बेस मतलब पावर ऐड हो रही तो बेस अलग-अलग की जा सकती है। अब b की पावर s हमें पता है इस इक्वेशन नंबर 2 के मुताबिक a की पावर s इंटू के बराबर है, तो इसको हम a की पावर इंटू के लिख लिया। अब b भी हमें पता है इक्वेशन नंबर 1 से, वो हमारे पास क्या है ए के वन के बराबर है। हम दोनों वैल्यूज़ पुट कर लें। हम लोगों ने एसोसिएटिव या कम्यूटेटिव लॉज लगा के हम लोगों ने क्या कर लिया, ए की पावर एस, यहाँ पर हम लोगों ने क्या कर लिया ए की पावर एस इंटू ए के वन के टू, ये हम लोगों ने अलहदा कर लिया। अब ए की पावर एस इंटू ए प्लस वन बन ए की पावर एस प्लस वन बन गया और ये के वन के टू। अब के वन भी इंटीजर है, के टू भी इंटीजर है और ये दोनों इंटीजर्स फॉर सम वाली कंडीशन के साथ आ रहे हैं। अब इक्वेशन नंबर 1 से आप देखें ना कि के वन क्या आ रहा है, फॉर सम के साथ आ रहा है। इधर से देखें के टू फॉर सम के साथ आ रहा है, तो इसका मतलब इनका प्रोडक्ट भी फॉर सम के साथ ही आएगा। तो इस वजह से हम के वन के टू फॉर सम का दिया। अब इसको के थ्री भी कह सकते हैं, जिस तरह मैंने के थ्री कह दिया, तो अब के वन के टू भी रख सकते हैं। बस ऑब्वियसली मानना यह है कि हमारे पास ये एक सिंगल इंटीजर कंसिडर किया जाएगा। वो इंटीजर इंटू हमें अब इक्वेशन वो जो हमें चाहिए थी वो मिल चुकी है। अब यहाँ पे मैंने के थ्री कहा हुआ है, आप इसको के थ्री के इक्वल रख के आप इसको के थ्री कह लें, उसका कोई इशू नहीं है। तो अब यानी कि यूँ कह ले कि एंड रिज़ल्ट यानी कि अल्टीमेटली मैं यही कहना चाहूँगा कि हमें यहाँ पे एक इंटीजर चाहिए था जो ए एस प्लस वन के साथ मल्टीप्लाई हो के बी एस प्लस वन आंसर दे जाए, तो वही चीज़ हमें मिल गई है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं ए एस प्लस वन जो है वो बी एस प्लस वन के मतलब डिवाइड करता है। तो हमें इसका मतलब हमने इनिशियल कंडीशन के लिए ट्रू की, के इज इक्वल टू एस के लिए एस ऑब्वियसली एस के से छोटा होगा, उसके लिए हम लोगों ने ट्रू मान के एस प्लस वन के लिए प्रूव कर दी। तो इसका मतलब हम लोग इसी पैटर्न के साथ एस प्लस टू के लिए भी ट्रू कर सकते हैं, एस प्लस थ्री के लिए भी ट्रू बना सकते हैं। ऑब्वियसली हम चलते चलते के इज इक्वल टू यानी कि के तक चले जाएंगे, जो लास्ट इंटीजर के बनेगा उस तक भी चले जाएंगे। तो इसका मतलब हमारे पास क्या होगा कि ये एक रिज़ल्ट जनरली यहाँ से ट्रू हो गया। तो अब हम लोग इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं जी। अच्छा, आप लोग इस चीज़ को भूल जाइएगा, ये मतलब एक अल्टरनेटिव प्रूफ है लेकिन ये कोई अथेंटिक प्रूफ नहीं है। तो आप लोग इसको रहने दें। तो आप लोग इस क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ आ जाएं, क्योंकि मैथमेटिकल इंडक्शन एक स्टैंडर्ड तरीका है किसी रिज़ल्ट को जनरल प्रूव करने का, तो इस वजह से हम वो ले लेते हैं। अगर आप लोगों को ये देखना है तो वैसे ये लिखा हुआ है, आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर देख सकते हैं, लेकिन ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से कोई इतना अथेंटिक प्रूफ नहीं है, तो इस वजह से आप मैथमेटिकल प्रूफ जो पिछला प्रूफ है वही कीजिएगा। तो अब हम लोग अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या कहा कि शो दैट द सम ऑफ टू ऑड इंटीजर्स इज़ इवन, और इसी तरह सम ऑफ टू ऑड इंटीजर्स
एंड इवन इंटीजर इज़ ऑड, यानी कि बेसिकली क्या ये रहा है कि हमारे पास दो ऑड इंटीजर्स का अगर हम लोग सम करें तो हमें इवन आंसर देता है, और अगर हम सम करें एक ऑड का और एक इवन का तो हमें रिज़ल्ट एक इवन इंटीजर ऑड इंटीजर देगा। आप इसकी पर्टिकुलर एग्जांपल्स भी लेकर देख सकते हैं। मैं इसको जल्दी जल्दी बताऊंगा क्योंकि ये बहुत ही सिंपल सा और बहुत आसान क्वेश्चन है। तो मैं एक पार्ट बता दूंगा, इसका सेकंड पार्ट आप लोग खुद कर लीजिएगा। तो हम लोगों को दो इंटीजर चाहिए, एक ऑड, दोनों के दोनों ही ऑड हैं, एक्स भी ऑड है और वाई भी ऑड है। तो इसका मतलब ऑड है तो हम ऑड को किस तरह जाहिर करते हैं, मतलब इवन प्लस वन, इवन प्लस वन को हम लोग बेसिकली ऑड कहते हैं। अब हम लोगों ने एल कह लिया, एक्स के लिए वो एल कह लिया इंटीजर, तो 2l + 1 भी हमारे पास ऑड हो जाएगा। और वाई के लिए चूँकि हो सकता है डिफरेंट हो तो हम इसको डिफरेंट ऑड की वजह से इधर के डिफरेंट कर लिया हम लोगों ने, 2k + 1 कह दिया। फॉर सम के एंड एल, फॉर सम कह लें या फॉर ऑल कह लें, क्योंकि हमारे पास जितने भी ऑड इंटीजर्स हैं ये जनरल रिजल्ट बनता है, तो इसको फॉर सम के बजाय ना आप लोग फॉर ऑल वाली कंडीशन लगा लें, वो ज़्यादा बेहतर रहेगी। यहाँ पे फॉर सम के बजाय आप लोग फॉर ऑल कर लें और इधर के कमा एल कर लें। ठीक हो गया जी। तो के और एल, क्योंकि दोनों के लिए हमारे पास ये दोनों इंटीजर्स हैं। अब हम लोगों ने क्या करना था, इन दोनों का सम लेना था, एक्स और वाई का। एक्स और वाई का सम लिया, इन दोनों की वैल्यूज़ यहाँ पुट की, इनको सिंप्लीफाई किया। अब हमारे पास ये बन गया, अब यहाँ सबके साथ 2 आ रहा था, 2 कॉमन लिया, तो 2 इंटू सम इंटीजर, क्योंकि एल भी इंटीजर, के भी इंटीजर, 1 भी एक इंटीजर, इनका सम भी एक इंटीजर होगा। तो कोई भी इंटीजर चाहे इवन हो चाहे ऑड हो, उसके साथ 2 को मल्टीप्लाई किया जाए तो रिजल्ट जो एंड रिजल्ट बनता है वो हमारे पास इवन बनता है। तो इसका मतलब ये एक इवन नंबर बन जाएगा, तो इसका मतलब एक्स प्लस वाई एक इवन है। अब ऑड के लिए क्या करेंगे, ऑड के लिए मैं आप लोगों को बस समझाऊंगा नहीं, आप लोगों को सिर्फ इसका प्रूफ देख लीजिएगा स्क्रीनशॉट पे। तो आप लोगों को बता देता हूँ कि आप लोग इसी तरह एक ऑड इंटीजर कंसिडर करेंगे, 2l + 1 ही कर लीजिएगा एक्स को, और दूसरा एक इवन इंटीजर आप 2k कर लीजिएगा। और जब आप उन दोनों को सम करेंगे तो आप लोगों के पास एंड रिजल्ट कुछ इस तरह का बनेगा। ये आप लोग देख सकते हैं कि हम लोगों ने क्या किया, एक 2l + 1 ले लिया, एक 2m + 1 नहीं, ये है हमारे पास, सॉरी फॉर दैट, ये 2m है, यहाँ पे 2m + 1 नहीं 2m है। तो फॉर सम के बजाय आप लोग फॉर ऑल कर लें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि ये रिजल्ट्स जनरली ट्रू हैं, फॉर सम नहीं फॉर ऑल जनरली ट्रू हैं। इस वजह से हम फॉर सम नहीं फॉर ऑल की कंडीशन इस पर लगाएंगे। फॉर सम उस वक्त लगता है जब रिजल्ट कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज़ के लिए ट्रू हो लेकिन जनरली ट्रू ना हो, क्योंकि डिविजिबिलिटी की कंडीशन जो है ना वो आप लेक्चर नंबर 2 में जाकर देखेगा, मैंने इसमें फॉर ऑल और फॉर सम को बड़ा डिटेल में बताया हुआ है। तो आप लोग मतलब जो है वो क्या होगा कि फॉर सम और फॉर ऑल की जो कंडीशन है वो आप लोग उसमें ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। तो मैं अगर वो डिटेल इधर बताने लग गया तो आप लोगों का लेक्चर ज़्यादा काफ़ी लेंथी हो जाएगा, और फिर हम लोग जो हमारा असल टारगेट है हम लोग अचीव नहीं कर सकेंगे। तो हम लोग यहाँ 2l आ गया, 2l + 1 ऑड के लिए एक्स के लिए, और 2m इवन के लिए आ गया। अब यहाँ से 2 कॉमन ले लें तो वो 2 इंटू एल + 1 में आ गया। अब l और m इंटीजर्स हैं, 2 इंटू एल + m एक इवन इंटीजर बनेगा, और उसमें +1 करेंगे तो वो एक ऑड इंटीजर बन जाएगा। इसका मतलब x + 1 का जो सम था वो एक ऑड इंटीजर था, तो हमारे पास जो रिजल्ट था वो प्रूव हो गया। तो अब हम लोग क्या करते हैं, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका मैं ओवरव्यू आप लोगों को दे देता हूँ, होगा पिछले की तरह ही, तो आप लोग ये खुद सॉल्व कीजिएगा, ट्राई कीजिएगा। तो शो दैट द प्रोडक्ट ऑफ 2 ऑड इंटीजर इज ऑड, इसी तरह टू द प्रोडक्ट ऑफ 2 इंटीजर्स आइदर इवन, द प्रोडक्ट ऑफ 2 इंटीजर्स इज़ इवन इफ़ आइदर ऑफ इंटीजर्स इज़ इवन। यानी इसमें कहा यह गया, पहले पार्ट में कहा गया कि आप 2 ऑड इंटीजर्स लें और उनका प्रोडक्ट लें तो वो आप लोगों के पास क्या होगा, एक ऑड इंटीजर ही आएगा। और दूसरे में ये कहा गया कि आप 2 इंटीजर्स लें, उनमें से कोई एक ऑड हो जाए, इवन हो जाए, मतलब एक ऑड और एक इवन। बेसिकली यहाँ पर ये कहा गया कि आप एक ऑड ले लें इंटीजर और एक इवन ले लें इंटीजर, तो उनका प्रोडक्ट आप लोगों के पास इवन आएगा। जिस तरह अब आप लोगों ने एक ऑड इंटीजर ले लिया, एक इवन इंटीजर ले लिया, फॉर सम के बजाय यहाँ पे फॉर ऑल आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पे ना फॉर सम ही आएगा, बिकॉज इस वजह से कि आप एल और एम को जब इंटीजर्स ले रहे हैं, अब एम और एल इवन भी हो सकते हैं, एम और एल ऑड भी हो सकते हैं। ठीक हो गया। तो उस केस में जब आप लोग ऑड के केस में, मतलब यानी कि जब आप लोग, मिसाल है मैं आप लोगों को चलें एक पर्टिकुलर एग्जांपल यहाँ पर समझा देता हूँ। हम एम और एल को इवन इंटीजर्स ले लेते हैं, यानी एम और एल इवन थे
और एक्स और वाई जो है वो ऑड थे। अब अगर एल की जगह इवन लगाएंगे, एक इवन नंबर जब 2 से मल्टीप्लाई होगा वो रिज़ल्ट इवन ही देगा, और यहाँ +1 हो जाएगा तो वो एक ऑड होगा। ठीक हो गया ये बात। अब इसी तरह एम जो है आप लोगों के पास क्या होगी, अगर एम एक ऑड इंटीजर, चलिए मैं इधर इवन वाली ये बात पूरी होगी, हम एम को एक ऑड इंटीजर ले लेते हैं। तो एक ऑड इंटीजर को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो एक इवन बन जाएगा, तो वो फिर ऐड करेंगे। तो इस वजह से यहाँ पे आप फॉर ऑल की कंडीशन लगा ले। इसी तरह यहाँ पे आ जाते हैं हम लोग जी इस पिछले क्वेश्चन के अंदर। अब इस पिछले क्वेश्चन के अंदर अब 2n+1, तो यहाँ पे जिस तरह एल को हम लोगों ने ऑड और इवन दोनों केसेस में ये एक ऑड इंटीजर ही बनेगा। ठीक हो गया, इसका कोई इशू नहीं हो गया। अब 2m ले लें। अब जब इवन की बात करेंगे ना आप लोग, तो इवन में अगर m इवन होगा फिर तो ये इवन है, अगर m ऑड है, मिसाल है m एक ऑड है तो वो भी ऑड हो जाएगा। तो इसका मतलब आप यहाँ पे ऑल ही कंडीशन लगाएंगे, फॉर सम की कंडीशन नहीं लगाएंगे। तो अब हमारे पास इनका प्रोडक्ट लिया, आपने इनका प्रोडक्ट लिया, इनको सॉल्व किया यहाँ पे। अब ये lm प्लस ये वाला एक इंटीजर बन गया, 2 इंटू इंटीजर +1 तो एक ऑड इंटीजर हो गया। इसी तरह आप लोग क्या करेंगे, एक इवन इंटीजर ले लें, एक ऑड इंटीजर ले लें। और यहाँ पे जब विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी की बात की गई है ना, तो विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी का मतलब ये होता है कि आप लोग ऑर्डर यानी कुछ भी ले लें, जनरल रिजल्ट पे उसका कोई असर ना पड़े। ठीक हो गया। तो आप लोग इसको आप यानी कि जनरलिटी का मतलब ये है कि आप एक्स को चाहे इवन ले लें चाहे वाई को इवन ले लें, इसका जनरल रिजल्ट पर कोई असर नहीं पड़ेगा। तो हम लोगों ने क्या कर लिया, हम लोगों ने मतलब एक्स को इवन ले लिया और वाई को ऑड ले लिया। तो एक्स को जब इवन लिया तो वो 2m बन गया, और वाई को ऑड लिया वो 2l+1 बन गया। तो आज जब आप इनका प्रोडक्ट लेंगे तो आप लोगों के पास एक इवन इंटीजर आएगा, वो आप लोग यहाँ देख सकते हैं। तो वो आप लोगों के पास जब आप लोगों ने इन दोनों का प्रोडक्ट लिया तो यहाँ पर ये रिज़ल्ट बना। आप इस 2 कॉमन लेके 2 इंटू सम इंटीजर आप लोगों के पास एक इवन इंटीजर होता है, तो यहाँ एक इवन हो गया। अब अच्छा ये वाला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, तो मुझे इसमें थोड़ी सी कन्फ्यूजन्स हैं, तो मैं इसकी कन्फ्यूजन्स थोड़ी सी आप लोगों को क्लियर करके तब करवा दूंगा। तो मुझे इसका कोई मतलब यानी कि अथेंटिक प्रूफ या यूँ कह लें कि अथेंटिक कंसेप्ट मुझे नहीं समझ आ रहा, तो मैं आप लोगों को इंशाल्लाह जो है वो इस एक्सरसाइज के एंड पर इसका प्रूफ करवा दूँगा। तो अब हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 पर मूव करते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 23 भी एक काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, तो इस हम पहले इसकी स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। इसकी लंबी स्टेटमेंट से कंफ्यूज मत होइएगा। अब देखें, मैं जो आप लोगों को एग्जांपल ये क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, ये आप लोगों के बेसिकली कंसेप्ट्स को बिल्डअप करने के लिए है। इनका यूँ कह लें कि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकता है इंपॉर्टेंट हो सकता है ना इंपॉर्टेंट हो, लेकिन कंसेप्चुअली आप लोगों के लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो आप लोगों का दिल करे तो आप लोग देख लें, नहीं तो आप लोग स्किप करके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लीजिएगा। तो अब हम लोग क्या करते हैं, स्टेटमेंट पढ़ते हैं कि व्हेन एन इंटीजर ए, मतलब कोई भी इंटीजर ए है, जब वो डिवाइडेड बाय इंटीजर बी, यानी कि इस चीज़ का मतलब ये होगा बी डिवाइड्स ए इज़ डिवाइडेड बाय बी या बी डिवाइड्स ए, दोनों की बात है। देन बाय डिवीजन एल्गोरिथम हमारे पास क्वेश्चन ये होगा। अब देखें यहाँ पर ये चीज़ नहीं लिखी हुई थी, ठीक हो गया। तो इस वजह से यहाँ पर अब इसने बता दिया कि जब a इज़ डिवाइडेड बाई b, अब यहाँ से हम लोग ये नहीं ले सकते, हरगिज़ ये चीज़ नहीं ले सकते कि आप लोगों के पास मतलब a b को पूरा पूरा डिवाइड करेगा, क्योंकि a इज़ डिवाइडेड बाई b। अब इसी तरह हम लोग मिसाल भी ये भी कहते हैं कि जब 3 5 को डिवाइड करता है तो आंसर कुछ पॉइंट्स में आ जाता है, डिवाइड तो करता है आंसर पॉइंट में, इंटीजर आंसर नहीं आता। हमें नंबर थ्योरी में इंटीजर आंसर से मतलब यानी कि यूँ कहने के लगाव कह लें, मोहब्बत कह लें, या फिर मतलब यानी कि जो ज़रूरत है हमें वो इंटीजर रिज़ल्ट की है। अब यहाँ पर भी ऑब्वियस सी बात है, 3 5 को डिवाइड तो कर रहा है, रिज़ल्ट तो कुछ ना कुछ दे रहा है ना, हमें इंटीजर रिज़ल्ट चाहिए। अब इस चीज़ का मतलब मैं इसके लिए जो है इंटीजर रिज़ल्ट वाली बात इस वजह से कर रहा हूँ क्योंकि हम डिविजिबिलिटी की डेफिनेशन में ये नोटेशन पढ़ कर आए हैं कि डिविजिबिलिटी की डेफिनेशन के मुताबिक इस नोटेशन का मतलब होता है कि आप लोगों के पास जो आप लोगों की इनकी डिवीजन का आंसर आएगा वो हमारे पास एक इंटीजर आएगा, यानी कि बी ए को पूरा पूरा लाजमी डिवाइड करेगा, रिमाइंडर 0 भी आएगा। जी हम डिविजिबिलिटी की डेफिनेशन से पढ़ के आएंगे, इस वजह से हम इस सिंबल के बारे में अश्योरली कह सकते हैं कि ये इस चीज़ का मतलब है कि यहाँ पे रिमाइंडर 0 है। लेकिन जब आप लाइन लिख देंगे कि a इज़ डिवाइडेड बाई b, तो उस केस में आप अश्योरली नहीं कह सकते कि वो पूरा पूरा डिवाइड कर रहा है या फिर कोई नॉन ज़ीरो रिमाइंडर आ रहा है, वो आप लोग नहीं कह सकते। इस वजह से आप लोगों को यहाँ पर a इज़ डिवाइडेड बाई b वेयर b इज़ ग्रेटर दैन 0। अब b के ऊपर कंडीशन है क्योंकि आप डिवीजन एल्गोरिथम था, अब उसकी डेफिनेशन के अंदर ये चीज़ पढ़ कर आए हैं कि जो इंटीजर है वो b ग्रेटर दैन 0 होगा।
अब आने वाले एक क्वेश्चन है आगे नेक्स्ट, उसमें हम लोग नेगेटिव के लिए भी बात करेंगे कि बी नेगेटिव अगर हो, मतलब जो क्वेश्चन डिवाइज़र है वो अगर नेगेटिव हो तो उस केस में क्या होगा। आप छोटी क्लासेस में तो पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन अब जनरली हम उस चीज़ को भी देखेंगे। तो बाय डिवीजन एल्गोरिथम हमारे पास क्वोशंट और रिमाइंडर हमें दिए गए हैं। क्वोशंट क्यू होगा, रिमाइंडर आर होगा, ये उसने गिवन कर दिया चीज़। अब ये कह रहा है कि शो दैट अगर बी ए को डिवाइड ना करे, मतलब बी ए को डिवाइड ना करे तो उस केस में, मतलब यानी कि उसने ये भी गिवन एक किस्म का दे दिया कि बी ए को डिवाइड नहीं करता, तो व्हेन ए माइनस ए इज़ डिवाइडेड बाय बी, माइनस ए इज़ डिवाइडेड बाय बी, इस चीज़ का मतलब यहाँ पर ये होगा कि बी डिवाइड्स माइनस ए, ये चीज़। अब इसमें भी ये चीज़ नहीं है कि पूरा पूरा डिवाइड करेगा क्योंकि लाइन लिख दी गई है। देन बाय डिवीजन एल्गोरिथम हमारे पास जो क्वोशंट होगा वो माइनस क्यू प्लस वन होगा, और जो रिमाइंडर होगा वो बी माइनस आर होगा। और वेयर एज अगर बी डिवाइड ए को करता है, इस सिनेरियो के अंदर, ये सेकंड वाला सिनेरियो है, जब मतलब ये वाला सिनेरियो, इसके अंदर अगर बी ए को पूरा पूरा डिवाइड करता है, उसमें सिर्फ क्वोशंट माइनस क्यू होगा, रिमाइंडर ज़ीरो हो जाएगा। अब हम इसमें करना क्या है, हम लोगों ने गिवन चीज़ लेके, गिवन क्या है हमारे पास, यानी कि गिवन डिवीजन एल्गोरिथम गिवन है, और अब प्रूव क्या करना है, दो चीज़ें प्रूव करनी है। एक चीज़ ये प्रूव करनी है कि अगर बी ए को डिवाइड नहीं करता तो माइनस ए जब बी पे डिवाइड होगा, यानी कि बी जो है वो माइनस ए को जब डिवाइड करेगा तो उस वक्त क्वोशंट ये आना चाहिए और रिमाइंडर ये आना चाहिए। और अगर बी ए को डिवाइड करता है तो क्वोशंट ये आना चाहिए और रिमाइंडर जीरो होना चाहिए। तो हम देख लेते हैं जी गिवन क्या है कि बाय डिवीजन एल्गोरिथम ये चीज़ क्या है कि क्वोशंट हमारे पास क्यू है, रिमाइंडर आर है, बी ग्रेटर देन जीरो है, और ए डिवाइड बाय बी हो रहा है। इसका मतलब डिवाइज़र यहाँ पर बी है, तो इसका मतलब यहाँ पर डिवाइज़र क्वोशंट के साथ मल्टीप्लाई होकर आता है, तो इसका मतलब ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। और यहाँ पे आर के ऊपर कंडीशन होती है ज़ीरो इज़ लेस देन इक्वल टू आर इज़ लेस देन बी, और यहाँ पे हम इसको इक्वेशन नंबर ए कह देते हैं। अब हम लोगों ने क्या लेना, बी ए को डिवाइड नहीं करता। अब इसका फ़िलहाल यहाँ पर तल्ले की इतना ख़ास नहीं होगा, मतलब ये वैसे बात की गई है कि अगर बी ए को डिवाइड ना करे तो उस केस में हम डिवीजन एल्गोरिथम लगाते हैं, ठीक हो गया। ऑब्वियसली लगाते हैं दूसरे केस में भी, डिविजिबिलिटी के कंडीशन में भी, लेकिन वहाँ पे रिमाइंडर जीरो होने की वजह से तो हम लोगों ने उसकी अलग डेफिनेशन बना दिया, डिवीजन एल्गोरिथम से थोड़ा सा चेंज कर दिया है, लेकिन होता वो डिवीजन एल्गोरिथम ही है। तो अब यहाँ पे कह रहा है कि जब बी ए को डिवाइड ना करने का, इस चीज़ का मतलब यह है कि बी ए को पूरा पूरा डिवाइड नहीं करा, यानी 3 डिवाइड बाई 5 वाला केस बन रहा है इधर। तो तब ये एक बात कर रहा है कि व्हेन माइनस ए डिवाइड इज़ डिवाइडेड बाय बी, यानी कि जब बी माइनस ए को डिवाइड करता है, डिवीजन एल्गोरिथम के मुताबिक रिमाइंडर ये आना चाहिए, क्वेश्चन ये आना चाहिए, रिमाइंडर ये आना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग वो इक्वेशन पहले बनाएंगे जो हमें इक्वेशन बताएगी। अब देखें ना, इस तरह की इक्वेशन बनाएंगे, इस तरह की इक्वेशन ही बनी हुई है। अब ये कैसे बनी है, हम लोगों ने इस इक्वेशन के अंदर माइनस को मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ गया। अब मैं प्लस बी माइनस बी कर लिया। अब क्या हो गया, बी वाली रकमें, ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़, इसमें से बी को जब हम ये वाला पहली टर्म और ये लास्ट टर्म में से जब हम लोगों ने बी को कॉमन लिया तो वो माइनस बी को कॉमन लिया तो वो क्यू प्लस वन ये चीज़ बन गई, और ये बी माइनस आर आ गया। अब ये चीज़ हमारे पास क्या होगी, ए इंटू माइनस क्यू प्लस वन बी, और बी यहाँ पर डिवाइज़र था, चूँकि हम लोगों ने क्या कहा था कि बी डज नॉट डिवाइड ए, तो इसका मतलब बी यहाँ पर डिवाइज़र तो होगा, और बी डज नॉट डिवाइड ए का मतलब ये है, आप लोग समझ लीजिएगा कि बी ए को डिवाइड नहीं करता। इसका मतलब ये है कि बी ए को पूरा पूरा डिवाइड नहीं करता, रिमाइंडर आएगा। यानी कि इस चीज़ का मतलब ये मत ले लीजिएगा कि बी ए को डिवाइड कर ही नहीं सकता, मतलब यानी कि रिमाइंडर भी पॉसिबल ही नहीं है। इस केस में रिमाइंडर पॉसिबल होता है, यानी दो ही कंडीशन होती है ना, या रिमाइंडर जीरो होगा या रिमाइंडर नॉन जीरो होगा। रिमाइंडर जीरो होने का मतलब पूरा पूरा डिवाइड कर रहा है, रिमाइंडर नॉन जीरो होने का मतलब, जीरो होने का मतलब पूरा पूरा डिवाइड कर रहा है, और नॉन जीरो होने का मतलब है कि वो कुछ ना कुछ रिमाइंडर दे रहा है, पूरा पूरा डिवाइड नहीं कर रहा। अब पूरा पूरा डिवाइड ना करने के लिए हम लोग ये चीज़ यूज़ करते हैं। तो अब यहाँ पर इस इक्वेशन से देखा जाए, इस इक्वेशन के साथ कंसिडर किया जाए, अब जो हमारे पास डिवाइज़र के साथ मल्टीप्लाई होगा वो क्वोशंट होता है। अब डिवाइज़र यहाँ पर बी था, तो बी के साथ जो माइनस क्यू प्लस वन था वो क्वोशंट था, और इसी तरह रिमाइंडर ये बी माइनस आर है। अब रिमाइंडर के लिए कंडीशन क्या होती है कि रिमाइंडर क्वोशंट से छोटा होना चाहिए, ये हमारे पास कंडीशन होती है। क्वेश्चन कह रहा हूँ डिवाइज़र से, रिमाइंडर जो है वो डिवाइज़र से छोटा होना चाहिए। अब बेसिकली हमें ये प्रूव करना है कि रिमाइंडर ये बी माइनस आर ज़ीरो से बड़ा भी है और बी से छोटा भी है, ये चीज़ प्रूव करनी है। अच्छा, अब आप लोग अगर ये चीज़ कंसिडर करें कि, चलें मैं इधर देख लेता हूँ जी, ज़ीरो जो है, अच्छा ये चीज़ बनानी है, बेसिकली आपने ये चीज़ बनानी है, इस वजह से लिखी हुई है ये चीज़ बनानी है। अब ये चीज़ मैंने डायरेक्ट लिख दिया, ये आती कैसे है इसका मैंने यहाँ पर बताया हुआ है, अगर आप लोगों को नज़र आ रहा हो तो जी नज़र आ रहा है, ठीक है। तो अब हमें गिवन इक्वेशन नंबर ए के मुताबिक हमारे पास क्या है कि ज़ीरो इज़ लेस देन इक्वल टू आर, और ये लेस देन बी। अब क्या होगा कि आप पहले इसको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे,
मतलब यानी बी माइनस आर कर दिया है ना। तो जब पहले आप लोग चलें आप इसके बजाय आप लोग यहाँ पर देख लें कि इस मैं आप लोगों को इसको अलहदा पेज पर ही बताता हूँ। मतलब हमें गिवन क्या है, 0 लेस देन आर लेस देन बी, ये चीज़ गिवन है हमें। अब हम लोगों ने बनाना क्या है, मैं वो इधर लिख देता हूँ, 0 लेस देन इक्वल टू बी माइनस आर लेस देन बी, ये चीज़ हम लोगों ने बनानी है। ठीक हो गया जी। अब अगर हम लोग इस चीज़ को देखें, इस चीज़ को सिर्फ इस आदेश से को, आर इज़ लेस देन बी, अब आर इज़ लेस देन बी तो इसका मतलब बी माइनस आर इज़ ऑब्वियसली बी माइनस आर जो है वो ज़ीरो से बड़ा हो जाएगा, ज़ीरो के इक्वल नहीं हो सकता, ज़ीरो से बड़ा हो जाएगा। तो अब यहाँ पर क्या चीज़ बनेगी कि बी ज़ीरो से बड़ा हो जाएगा। तो अच्छा जी, ठीक है जी। अब ये हमारे पास एक इनइक्वालिटी ये आ गई। अब हमें इसको बी से छोटा बनाना है। ठीक हो गया, बी माइनस आर को बी से छोटा बनाना है। अब देखें ना, आप लोगों के पास मैं मिसाल है नंबर देता हूँ, 3 इज़ लेस देन 5। ठीक हो गया, अगर 5 में से 3 को निकाल दें, 5 में से 3 को निकाल दें, वो 5 से तो छोटा ही होगा ना। मतलब हम लोग इसको अगर लिखते हैं, इस चीज़ को हम लोग लिखते हैं, मिसाल है 5 माइनस 3 ग्रेटर देन 0। अब 5 माइनस 3 2 आएगा, 2 5 से तो छोटा ही है। तो इसका मतलब हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं कि 5 माइनस 3 इज़ लेस देन 5। तो इसी तरह यहाँ पर अगर बी जो है वो आर इज़ लेस देन बी है, तो इसका मतलब हमारे पास जो बी माइनस आर है वो ऑब्वियसली बी से छोटा ही होगा, क्योंकि बी एक पॉजिटिव नंबर है। बी में से आप इसको एक और तर्ज में भी देख सकते हैं कि एक नंबर है, उसमें से एक पॉजिटिव नंबर को माइनस करें तो वो डिफरेंस उस नंबर से छोटा हो जाएगा। तो आप इस चीज़ में भी देख सकते हैं। तो इसका मतलब अब इन दो इनइक्वालिटीज़ को अगर कंपेयर किया जाए तो 0 इज़ लेस देन बी माइनस आर इज़ लेस देन बी, ये इनइक्वालिटी ट्रू हो जाएगी। तो हमारे पास ये चीज़ हम लोगों ने बनानी थी। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या आ गया, हमारे पास ज़ीरो इज़, अब यहाँ पे इक्वालिटी इस वजह से नहीं आएगी, ज़ीरो के इक्वल इस वजह से नहीं हो सकता क्योंकि हम लोग इन इक्वालिटीज़ के ज़रिए प्रूव करके आए हैं कि ज़ीरो के इक्वल नहीं। अच्छा, ज़ीरो के इक्वल ना भी हो ना तो कोई ऐसा इशू नहीं है। ठीक हो गया, क्योंकि अगर ज़ीरो के इक्वल हो जाएगा ना, तो अगर ये ज़ीरो के इक्वल हो गया फिर तो ये वाली बात बन जाएगी ना डिविजिबिलिटी वाली, क्योंकि रिमाइंडर ज़ीरो हो गया। अब बी माइनस आर ज़ीरो के इक्वल हो गया, बी माइनस आर ज़ीरो हो गया, तो इसका मतलब माइनस ए इज़ इक्वल टू माइनस, अब इसका मतलब हमें क्वोशेंट भी मिल गया, माइनस क्यू प्लस आर, क्यू प्लस 1 और बी। तो इसका मतलब यहाँ पर तो इसका सेंस ही नहीं बनता कि ये ज़ीरो के इक्वल होगा। तो इसका मतलब ये ज़ीरो के इक्वल नहीं हो सकता, मतलब ये बी माइनस आर जो रिमाइंडर है इस केस के अंदर ज़ीरो के इक्वल नहीं हो सकता, लेकिन ज़ीरो से बड़ा होगा और बी से छोटा होगा, ये हम लोगों ने प्रूव कर लिया। तो इसका मतलब यहाँ पर क्वोशेंट क्यू माइनस क्यू प्लस 1 हो गया और रिमाइंडर बी माइनस आर हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, इसके सेकंड केस की तरफ चलते हैं जी। बी माइनस बी डिवाइड्स बाय ए, अगर पूरा पूरा डिवाइड करता है तो उस केस में क्या होगा, हम दोबारा इक्वेशन नंबर ए पर चले जाते हैं। हम फिर इसके अंदर माइनस को, अब चूंकि बी ए को पूरा पूरा डिवाइड कर रहा है, इधर हमारे गिवन क्या है, बी को पूरा पूरा डिवाइड कर रहा है, तो इसका मतलब रिमाइंडर ज़ीरो है। तो इसके इस इक्वेशन के अंदर हम लोग रिमाइंडर को ज़ीरो पुट कर देंगे, तो हमें जो रिजल्ट मिलेगा वो ए इज इक्वल टू बी क्यू मिलेगा। अब दोनों तरफ माइनस को मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो इसका मतलब यहाँ पर क्या हो गया, अब मैं यहाँ पर मिसाल है लिख देता हूँ, ये चीज़ लिखी हुई है, इधर रिमाइंडर ज़ीरो है, इधर प्लस ज़ीरो कर दिया आप लोगों ने। तो अब जब माइनस में दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया तो माइनस बी इज इक्वल टू दिस थिंग आ गई। तो हमें रिमाइंडर क्वेश्चन ये चाहिए था, तो ये चीज़ हमें इम्प्लाई करती है माइनस ए इज़ इक्वल टू बी इंटू माइनस क्यू। अब बी डिवाइज़र है, डिवाइज़र के साथ जो भी लिखा होगा वो क्वोशेंट होगा, और ये प्लस ज़ीरो, रिमाइंडर ज़ीरो और क्वोशेंट माइनस क्यू, यही हमें चीज़ चाहिए थी। ठीक हो गया जी। यानी कि बेसिकली अब मैं दोबारा इसको रिकॉल जो है वो समरी इसकी बता देता हूँ। करना ये था, आप लोगों ने, आप लोगों के पास गिवन ये था कि बी डिवाइडेड बाई ए, सॉरी ए डिवाइडेड बाई बी। अब ए बी को डिवाइड कर रहा है, अब ए बी को डिवाइड कर रहा है तो उसके ऊपर दो पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, या तो वो पूरा पूरा डिवाइड कर सकता है या वो कुछ ना कुछ रिमाइंडर देगा। तो पहली बात ये कह रहा है कि अगर बी ए को पूरा पूरा डिवाइड नहीं करता तो उस केस के अंदर माइनस ए जब बी के साथ डिवाइड होगा, यानी कि बी माइनस ए को डिवाइड करेगा, तो उस वक्त तो क्वोशेंट ये होगा, रिमाइंडर ये होगा। और अगर बी ए को पूरा पूरा डिवाइड करता है तो माइनस ए जब बी के साथ डिवाइडेड होगा या बी माइनस ए को डिवाइड करेगा, उस केस में क्वोशेंट ये होगा। यानी आप लोगों के पास गिवन है बी
बी और ए का रिलेशन, मैं रिलेशन जिन्हें आप इस डिविजिबिलिटी को रिलेशन कह लें, गिवन है आप लोगों के पास बी और ए का रिलेशन, और उससे आप लोग अखज़ कर रहे हैं बी और माइनस ए का रिलेशन। ठीक हो गया। अब बी और माइनस ए का रिलेशन के लिए दो पॉसिबिलिटीज़ बनती थी, या तो बी ए को पूरा पूरा डिवाइड करे, उस केस में इन दोनों का रिलेशन क्या बनता है, और बी जब पूरा पूरा डिवाइड ना करे, यानी ना करे और पूरा पूरा डिवाइड करे, तो उस केस में रिलेशन क्या बनता है, हम लोगों ने ये चीज़ प्रूव कर ली। तो अब मुझे उम्मीद है ये आप लोगों की हड्डियों और जोड़ों तक घुस गया होगा क्वेश्चन। तो अब हम लोग इसके जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 पर चलते हैं। जी ये आप लोगों के पास क्वेश्चन नंबर 24 आ चुका है जी। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और आप लोगों को हो सकता है इसके एक पॉइंट की समझ नहीं आए, तो वो मैंने इसके लिए पर्टिकुलर एग्जांपल्स लिखी हैं, तो आप लोगों को उम्मीद है समझ आ जाएगी। तो हम इसकी पहले स्टेटमेंट को पढ़ते हैं जी। अच्छा ये मैं दोबारा आपको रिन्यू करवा दूं कि हम लोग जो बुक ले रहे हैं वो केनेथ एच की बुक है, 6th एडिशन मेरे पास है। तो एडिशन का फ़र्क ना हो, वो नंबरिंग चेंज हो सकती है क्वेश्चंस की, तो लेकिन क्वेश्चंस तकरीबन जो हैं वही होते हैं। तो अब बुक का नाम है एलिमेंट्री नंबर थ्योरी, और उसके पेज नंबर 41 के ऊपर ये क्वेश्चन नंबर 24 है। जो मेरे पास बुक है उसमें पेज नंबर 41 है, और आप लोगों के पास हो सकता है क्वेश्चन नंबरिंग भी चेंज हो, पेज नंबर भी चेंज हो, तो आप लोग स्टेटमेंट से मैच कर लीजिएगा अगर आप लोगों के पास कोई और बुक है तो शो दैट ए बी सी और इंटीजर्स विद बी ग्रेटर दैन 0 और सी ग्रेटर दैन 0। इसका मतलब बी ए के ऊपर कंडीशन नहीं है। अब ए पॉजिटिव भी हो सकता है, ए नेगेटिव भी हो सकता है। वो किस वजह से हो सकता है, वो इस सेंस में कि हम क्वेश्चन नंबर 3 में जो आप लोगों के पास मतलब यानी कि यूँ कह लें कि डिवाइडेंड था, यानी कि आप लोगों के पास उस केस में क्या था, मैं दोबारा दिखा देता हूँ। उस केस में ये था जी कि आप लोगों के पास इस जगह पर जो नंबर था वो एक दफ़ा आपने पॉजिटिव के लिए भी चेक करके देख लिया, आप लोगों ने नेगेटिव के लिए भी चेक करके देख लिया। तो इसका मतलब हमारे पास यहाँ पर पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों में से कोई भी हो सकते हैं, इस वजह से ए के ऊपर कंडीशन नहीं लगाई इसने। तो इसका मतलब ए इज़ डिवाइडेड बाई बी, क्वोशंट हमारे पास आर क्यू है और रिमाइंडर है आप लोगों के पास आर। ये चीज़ आप लोगों को गिवन है कि आप लोगों के पास क्वोशंट और रिमाइंडर आर और वो बी होंगे, मतलब जो आर क्यू और आर होंगे, और वो ए जब बी जब ए को डिवाइड करेगा। पूरा पूरा डिवाइड नहीं कर रहा क्योंकि यहाँ पर क्वोशंट और रिमाइंडर आ रहा है, तो इसका मतलब पूरा पूरा डिवाइड नहीं कर रहा। और दूसरी चीज़ ये गिवन है जब क्यू सी के साथ डिवाइड, मतलब जब सी कोई और इंटीजर है वो इस इक्वेशन के क्वोशंट को जब डिवाइड करेगा तो उसमें आप लोगों के पास क्वोशंट टी आएगा और रिमाइंडर आप लोगों के पास ऐसा आएगा। जब हम इसको मैथमेटिकली लिखें आप लोगों को तब समझ आएगी, मैं आप लोगों के पास जो है वो मतलब स्टेटमेंट पढ़ के सुना रहा हूँ। तो देन अब ये चीज़ें गिवन हैं, पीछे तक जो चीज़ें गिवन थी, ठीक हो गया। अब हम लोगों ने प्रूव क्या करना है कि जब यानी कि इन बी सी का मतलब जो इस पहली चीज़ गिवन में जो आप लोगों के पास था, आप लोगों के पास डिवाइज़र था वो, और जो सेकंड वाले में डिवाइज़र था, उन दोनों का जो प्रोडक्ट है जब वो ए को डिवाइड करेगा तो उस केस में क्वोशंट टी होगा और रिमाइंडर बी एस प्लस आर हो जाएगा। तो अब हम लोग इसके प्रूफ की तरफ चलते हैं जी। प्रूफ बड़ा सिंपल सा प्रूफ है जी। तो पहली चीज़ क्या गिवन थी कि आप जब ए इज़ डिवाइडेड बाय बी, तो क्वोशंट ये और रिमाइंडर ये, जब ए इज़ डिवाइडेड बाय बी, यानी यहाँ पर हमारे पास क्या है कि चले मैं वो डिविजिबिलिटी की नहीं लिखता, आप लोगों को कन्फ्यूजन हो जाएगी। यानी कि जब बी डिवाइड करेगा ए को तो उस केस में क्वोशंट आर क्यू होगा और रिमाइंडर आर हो जाएगा, और डिविजिबिलिटी की जो हमारे पास डिवीजन एल्गोरिथम है उसके मुताबिक रिमाइंडर इस डिवाइज़र से छोटा होगा और 0 से बड़ा होगा। यह चीज़ हम लोगों ने इक्वेशन नंबर 1 बना लिया। अब दूसरी चीज़ क्या गिवन थी कि जब सी जो है वो डिवाइड करेगा क्यू को, उसमें आप लोगों के पास क्वोशंट टी हो जाएगा और रिमाइंडर एस हो जाएगा। ये हम लोगों ने लिख लिया डिवीजन एल्गोरिथम की डेफिनेशन के मुताबिक। जब सी जो है वो डिवाइड करेगा क्यू को, उस केस में आप लोगों के पास क्वोशंट जो है वो, यानी सब क्वोशंट कह लें, सब क्वोशंट जिसका सब सेट होता है कि सब क्वोशंट का मजीद क्वोशंट जो आप लोगों के पास वो टी होगा और रिमाइंडर जो आप लोगों के पास एस होगा। ये दो कंडीशंस गिवन है। यानी कि अगर मैं आप लोगों को यूँ समझाना चाहूँ कि एक बोट है, ठीक है, उसके अंदर एक बस खड़ी है और उस बस के अंदर जो है वो पैसेंजर्स हैं। सिर्फ मैं आप लोगों को बहुत रफ सी एग्जांपल दे रहा हूँ समझाने के लिए कि आप लोगों के पास एक इक्वेशन है, उसका एक क्वोशंट है, उस क्वोशंट का मजीद कोई डिवाइज़र है, फिर मजीद क्वोशंट आ रहा है, ठीक हो गया। तो मतलब एक इक्वेशन है, उसका क्वोशंट है, इस क्वोशंट को कोई और नंबर डिवाइड करा तो उसके साथ फिर डिवीजन क्वेश्चन के साथ ये आप लोगों की बन रही है। और सेकंड क्वोशंट आप लोगों के पास, यानी सेकंड सब क्वोशंट जो आप लोगों के पास टी है। तो अब हम लोगों को क्या करना है, अब हम लोगों को ए इंटू बी
सी इंटू सम कोशेंट और रिमाइंडर फाइंड करना है। यानी हम लोगों ने जो इक्वेशन बनानी है वो इक्वेशन हम लोगों ने कुछ इस तर्ज की बनानी है कि a इज़ इक्वल टू बी सी आए, सम कोई कोशेंट q आए। मैं अभी q कह रहा हूँ, कोशेंट को चेंज भी हो सकता है, अब हम लोग देखेंगे। तो कोशेंट q और सम कोई रिमाइंडर। अब q और r हम लोगों ने बेसिकली वो प्रूव करने हैं कि इस इक्वेशन के जो q है वो t बराबर है और r bs प्लस r होगा जो रिमाइंडर होगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे जी, इस इक्वेशन को, क्योंकि हम लोगों ने ए का बी सी के साथ निकालना है ना, तो इस वजह से हम बी सी का प्रोडक्ट अगर देखें तो हम क्यू की जगह अगर ये चीज़ पुट करें तो बी सी का रिजल्ट प्रोडक्ट आ सकता है। तो इस वजह से हम लोग यहाँ पर इस पूरी की पूरी इक्वेशन नंबर 2 को इसमें पुट कर देंगे। तो हम लोगों ने जब पुट किया तो आप लोगों के पास जब मल्टीप्लाई किया तो वो बी सी मतलब पहले आया आप लोगों के पास बी इंटू सी टी प्लस बी एस प्लस आर आ गया। अब फिर एसोसिएटिव लॉ लगाया तो वो बी सी इंटू टी और बी सी प्लस आर बन गया। ये इक्वेशन नंबर 3 बन गई। ये आप लोगों ने इस ए की फॉर्मेशन तो निकाल ली है कि बी सी को ए को डिवाइड करता है, उसमें कोशेंट तो टी आप लोगों के पास आ गया रिमाइंडर ये। अब रिमाइंडर के ऊपर एक कंडीशन होती है कि रिमाइंडर कोशेंट से छोटा होता है, जो डिवाइज़र से छोटा होता है और ज़ीरो से बड़ा होता है। यानी अब हम लोगों ने बेसिकली जो प्रूव करना है कि ये बी एस प्लस आर है, आप इसको रिमाइंडर जो कह रहे हो, तो उस सेंस में अगर ये रिमाइंडर है तो इसने बी सी से छोटा भी होना है और ज़ीरो से बड़ा भी होना है। ठीक हो गया जी। तो अब इस पॉइंट में आप लोगों को थोड़ा सा समझते हुए प्रॉब्लम हो सकती है, तो लेकिन मैंने इसकी पर्टिकुलर एग्जांपल्स 2 बनाई हुई हैं ताकि आप लोगों को पॉइंट्स क्लियर हो सके। तो हम लोग क्या करते हैं जी, अब हमें इस इक्वेशन में क्या गिवन है, अगर अब चूँकि हम लोगों ने इनइक्वालिटीज़ इसी तरह की बनानी है तो इनका काम ख़त्म हो गया, अब इनका काम शुरू हो गया। अब इक्वेशन नंबर 1 के मुताबिक ज़ीरो जो है आप लोगों के पास, ज़ीरो जो है वो मतलब ये इनइक्वालिटी आप लोगों ने इधर लिख ली और ये इनइक्वालिटी आप लोगों ने ये लिख ली। अब आप लोगों ने बनाना क्या है, मतलब आप लोगों ने अब सेंटर में, जिस तरह ये सेंटर आर था, इधर सेंटर में एस था, अब आप लोगों ने सेंटर में बी एस प्लस आर बनाना है। तो इसका मतलब पहले आप इस एस वाली को बी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इसमें ऐड कर देंगे, आप लोगों के पास एंड रिजल्ट आ जाएगा। आप लोगों ने क्या किया, इस वाली के अंदर बी को मल्टीप्लाई किया तो वो ज़ीरो, अब ज़ीरो के साथ बी मल्टीप्लाई होकर ज़ीरो हो गया तो वो लेस देन बी, और यहाँ पर इक्वालिटी नहीं है, ऐसे स्ट्रिक्टली वाली कंडीशन है। तो बी आप लोगों के पास ये वाली इनइक्वालिटी बन गई। अब आप लोग इस इनइक्वालिटी को और इस इनइक्वालिटी को जब ऐड करेंगे तो आप लोगों के पास सेंटर में बी एस प्लस आर बन जाएगा, इधर ज़ीरो प्लस ज़ीरो ज़ीरो हो जाएगा और इधर आप लोगों के पास बी सी प्लस बी हो जाएगा। ठीक हो गया। अब मैं क्या कहता हूँ, मैं इधर से डायरेक्ट कह देता हूँ कि ये बी सी से भी छोटा होगा, मतलब हम बी को ख़त्म कर देंगे, बी को इग्नोर कर देंगे तो वो बी से छोटा होगा। तो अब ये किस वजह से मैंने इग्नोर किया, मैंने इसकी इस पॉइंट के लिए 2 पर्टिकुलर एग्जांपल्स बनाई हैं ताकि आप लोगों को पता लगे कि आप लोग अगर बी को यहाँ से इग्नोर भी कर देते हो तो ये इनइक्वालिटी फिर भी ट्रू रहती है। तो हम लोग एग्जांपल नंबर 1 को देखते हैं जी। पहले एग्जांपल नंबर 1 जो है आप लोगों के पास क्या है कि हम लोग 2 इक्वेशंस इसी तर्ज में, इसी सिनेरियो के अंदर, मैं इधर इस तरह कर देता हूँ, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। तो अब इसी सिनेरियो के अंदर, अब ये आई थिंक ये जो है वो आज का लास्ट क्वेश्चन रखते हैं क्योंकि काफ़ी लेंथी वीडियो हो गया, तो बाकी जो क्वेश्चन हैं वो हम लोग आगे करेंगे। तो आज का ये इंशाल्लाह लास्ट लेक्चर, लास्ट जो है आप लोगों के पास क्वेश्चन होगा। तो अब जो है आप लोगों के पास ये 2 एग्जांपल्स ले ली हमने, कहा कि इधर पहले सिनेरियो की पहली इक्वेशन का रोल यहाँ पे ये अदा कर रहा है, सेकंड इक्वेशन ये है, तो इसका मतलब ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये क्यू हो गया और ये आर हो गया, और ये आप लोगों के पास क्यू है, वही वाला क्यू, ये आप लोगों के पास सी है, ये टी है और ये एस है। ठीक हो गया। तो अब उन जनरल चीज़ों को भूल के आप लोग एक दफ़ा इधर आ जाएं। अब हम क्या करते थे, इसमें हम लोगों ने क्या किया था, मैं आप लोगों को इसी पैटर्न पर ही लेके चलता हूँ। आप लोगों ने इसमें क्या किया था, आप लोगों ने सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन में पुट किया था क्यू की जगह। अब चूंकि 8 इसके इक्वल है तो आप लोग इस इक्वेशन को इसके अंदर जब पुट करेंगे तो वो ऐसे ही कुछ इस तरह दिखेगी। तो आप लोगों को क्या करेंगे जी, 3 इंटू पहले हम लोगों ने यहाँ पर क्या किया था, बी इंटू सी टी, अब यहाँ 3 इंटू 5.1 आ गया और ये 3.3 आ गया और +1 आ गया। तो अब अगर आप लोग इस स्टेप को देखें तो ये फिर आप लोगों ने एसोसिएटिव लॉ लगाया, वो 3 इंटू 5 इंटू 1 आ गया। अब यहाँ 3 इंटू 5 ये बी है, ये सी है, ये टी है, ये बी है, ये एस है और ये आर है। ठीक हो गया। अब लोगों के पास ये इक्वेशन तो बन गई। अब आप लोगों ने प्रूव ये करना है कि जो 3 इंटू 3 प्लस 1 है ये आप लोगों के पास 3 इंटू 5 के बराबर से छोटा है। अब उसी पैटर्न पर वैसे तो देखें ये 9 और ये 10 और ये 15 बनता है, वो तो छोटा ही होगा, लेकिन जो कि इस जनरलाइजेशन में जो मैंने इस बी को इग्नोर किया है, इस पॉइंट को मैंने समझाने के लिए आप लोगों को ये पर्टिकुलर एग्जांपल बनाई है।
तो अब हम लोग इनइक्वालिटीज़ पर आ जाते हैं। अब हमें इस पहली इक्वेशन के मतलब पहली इनइक्वालिटी में ये चीज़ गिवन थी, वो ज़ीरो ये था। अब इसमें ये चीज़ गिवन थी, इसमें ये था। अब देखें इधर हम लोगों ने क्या किया था, हम लोगों ने इसके अंदर इस एस वाली को जो सेकंड वाली के लिए इनइक्वालिटी थी, इसमें इस बी को पहली इक्वेशन के कोशेंट के साथ मल्टीप्लाई किया था, यही किया था ना। मतलब बी पहली इक्वेशन सॉरी डिवाइज़र, पहली इक्वेशन का डिवाइज़र क्या था, बी था। तो हम लोगों ने इस इनइक्वालिटी में बी के साथ मल्टीप्लाई किया था, क्योंकि हम लोगों ने बी एस बनाना था। अब बी क्या है, पहली इक्वेशन का डिवाइज़र है, और एस क्या है, दूसरी इक्वेशन का रिमाइंडर है। ठीक हो गया। तो इसका मतलब हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने बी अब 3 का रोल अदा करेगा, b इज इक्वल टू 3 था, और जो s है वो 3 है। इसका मतलब ये वाली जो 3 वाली इनइक्वालिटी है, इसमें हम जो है वो 3 को ओवरऑल मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसमें 0, ये 3.3, ये 3.3 का मतलब है 3 मल्टीप्लाई बाई 3, 3.3 नहीं है, 3 मल्टीप्लाई बाई 3 है। तो 5 मल्टीप्लाई बाई 3 हो गया। ये अब हम लोगों के पास क्या बन गई, 0 इंटू बी सी, जिस तरह ये बी एस जिस तरह ये थी, नज़र आ रहा है जी, ओके ओके नज़र आ रहा है। तो 0 इंटू बी एस, ये 0 इंटू बी एस 3.3 आ गया, और ये लेस देन 5.3 यानी बी सी आ गया आप लोगों के पास। ठीक हो गया जी। अब जो सी था, अब सी का रोल 3 अदा कर रहा था हम लोग, जो कि सॉरी 3, सी जो है वो 5 है, और बी जो है यहाँ पर 3 है। ठीक हो गया, क्योंकि हम लोगों को यहाँ पे ये रिमाइंडर, यहाँ पर डिवाइज़र सी चाहिए था, तो यहाँ पर सी हो गया। अब हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने इन दो को, इस वाली को और इस वाली को जब ऐड किया, तो वो क्या बन गई, 0 + 0 0, 3.3 + 1 3 मल्टीप्लाई बाई 3 + 1 3 हो गया, और ये 5 + 3। अब देखा जाए, अगर हम इसमें से 3 को इग्नोर भी कर दें, मतलब यहाँ पे ये 3 बेसिकली वो बी वाला रोल अदा कर रहा है, यहाँ पर ये बी वाला, हम 3 को इग्नोर कर भी दें यहाँ पे, ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पर बी सी आप लोगों के पास 5 3 बन जाएगा। तो ऑब्वियसली जो ये फिर भी ट्रू ही रहेगी, क्योंकि 3.3 9 + 1 10 हो जाएगा, और यहाँ पर 15 से 10 जो है वो छोटा ही है। तो इस वजह से हम बी को यहाँ पर इग्नोर कर सकते हैं। तो अब हमारे पास ये इक्वेशन बन गई, ये बी सी बी सी नहीं, बी एस है, बी एस प्लस आर इज़ लेस देन बी सी, ये हमारे पास प्रूव हो गया। अब चलें, आप लोगों को हो सकता है यहाँ पर आप लोग कह रहे हैं 1 1 आ रहा है, तो ऑब्वियसली कंडीशन है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक और एग्जांपल देखते हैं इसकी, या आप लोगों को मैं जल्दी जल्दी इसको समझा दूंगा जी। आप लोगों के पास पहली इक्वेशन थी 33 को आप लोगों ने 5 पर डिवाइड किया, तो आप लोगों के पास क्वोशंट 6 आया और रिमाइंडर 3 आया। अब रिमाइंडर जो है वो 3 से छोटा 6 से छोटा होगा, 6 मतलब यानी कि सॉरी 6 तो नहीं, यहाँ पर 5 आएगा, क्योंकि यहाँ पर डिवाइज़र होता है, डिवाइज़र 5 है और कोशेंट 6 है। अब कोशेंट में मज़ीद आप लोगों के पास होगा 4 पे डिवाइड करेंगे, हम लोग 4 पे सी की वैल्यू यहाँ पर 4 ले ली, तो जब 6 4 पे डिवाइड होगा, यहाँ पे कोई कोशेंट 1 आएगा, रिमाइंडर आप लोगों के पास 2 आ जाएगा। अब आप लोगों ने इस इक्वेशन को इसमें पुट किया, तो आप लोगों के पास ये आ गया। फिर आप लोगों ने इसको जब उसी तरह अलग-अलग मल्टीप्लाई करके एसोसिएटिव लॉ लगा के ये इक्वेशन बन गई 5.4 इंटू 1 5 2। अभी आप लोगों के पास बी एस प्लस आर हो गया, ये बी सी हो गया। अब देखा जाए तो आप नंबरिंग में तो बता सकते हैं, लेकिन चूंकि उस पैटर्न पर चलना है तो हम उस पैटर्न पर चल लेते हैं। हमें इधर क्या गिवन है, पहली इक्वेशन पहली, तो अभी ये हम सेकंड किस पे मतलब चाहिए होता है, क्योंकि सेकंड के साथ हम लोगों ने बी को मल्टीप्लाई करना है, तो इसमें सेकंड ले लें आप लोग। सेकंड ले लिया, तो अब बी क्या था, यहाँ पर 5 था, तो हम लोगों ने वो मल्टीप्लाई किया, ये 0 इंटू ये बी, ये बी और ये सी। ठीक हो गया। तो बी सी इज लेस देन आप लोगों के पास 4 क्या है, आप लोगों के पास सॉरी बी एस होगा, सॉरी 5 जो है वो बी है, और 2 एस है, एस यानी कि आप लोगों के पास सेकंड इक्वेशन का रिमाइंडर था, तो वो बी एस हो गया। और ये आप लोगों के पास क्या बन गया, 4.3 है, 4 जो है आप लोगों के पास कोशंट है दूसरी का, सॉरी डिवाइज़र है दूसरी का, तो वो आप लोगों के पास डिवाइज़र आप लोगों ने किससे डिनोट किया हुआ था, टी से। डिवाइज़र आप लोगों ने सी से डिनोट किया, तो वो सी इंटू आप लोगों के पास बी हो गया। तो अब इसको इक्वेशन को और इस इक्वेशन को जब आप इनइक्वालिटी को जब ऐड करेंगे, तो 0 + 0 0, 2.3, ये 2.3 नहीं 2.3 है, 2 मल्टीप्लाई बाई 3 इज इक्वल +3 आ गया, और ये 4 मल्टीप्लाई बाई 5 +6 आ गया। अब अगर आप लोग 6 को इग्नोर भी कर दें, तो 3.2 10 हो गया, सॉरी 10 + 3 13 और 20 हो जाता है। तो ऑब्वियसली जो है वो 13 20 से छोटा है, तो इसका मतलब आप लोग इस बी को इग्नोर यहाँ पे कर भी दें, तो ये इक्वालिटी फिर भी ट्रू रहेगी। तो ये आप लोगों के पास एक जो आप लोगों के पास मतलब ये भी प्रूव हो गया। तो आप लोगों को अगर कोई भी फिर भी पॉइंट की समझ, मैंने कोशिश की है आप लोगों को कि ईच एंड एवरी पॉइंट, ईच एंड एवरी सिंगल पॉइंट तक मैं आप लोगों को चीज़ें ले जाकर समझाने की कोशिश करूँ, तो मैंने कोशिश की है। अगर आप लोगों को नहीं समझ आई, तो जहाँ से नहीं समझ आई तो काइंडली आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, मैं आप लोगों को समझा दूँगा। तो अब जो नेक्स्ट है आप लोगों के पास, चले मैं कर देता हूँ, वो सिंपल सा ही क्वेश्चन है।
तो ताकि आप लोगों का जो मैंने मतलब आज का टारगेट बनाया हुआ था तो वो टारगेट अचीव भी हो जाए। अब इसमें मैं जल्दी जल्दी बताऊंगा आप लोगों के पास। तो अब इसमें क्या होगा, एक्सटेंशन है डिवीजन एल्गोरिदम की। जिस तरह मैंने आप लोगों को जब ये एक्सरसाइज शुरू करवानी थी, इस जब आप लोगों के पास आज लेक्चर शुरू करवाने से पहले मैंने बताया था कि आप नेगेटिव नंबर्स पर भी डिवाइड कर सकते हैं, यानी नेगेटिव नंबर्स को भी डिवाइड कर सकते हैं। तो उस केस में आप लोगों के पास क्या बनेगा, यानी कि यूँ समझ लें कि आप लोग इस केस के अंदर यूँ कर रहे हैं -a डिवाइडेड बाई b, यानी डिवाइज़र आप नेगेटिव ले सकते हैं। वो किस सेंस में ले सकते हैं वो आप लोगों के पास मैं प्रूव करके बताता हूँ। तो इसकी स्टेटमेंट क्या बनेगी, यानी कि यूँ समझ लें कि ये एक्सटेंशन ऑफ डिवीजन एल्गोरिदम है। ठीक हो गया। तो आप लोगों के पास इसकी यानी कि थ्योरम की स्टेटमेंट क्या बनेगी कि शो दैट व्हेन एवर ए कॉमा बी नॉन ज़ीरो होगा। बी नॉन ज़ीरो होने का मतलब ये होगा कि बी पॉजिटिव भी हो सकता है, बी नेगेटिव भी हो सकता है, तभी एक्सटेंशन है ना। एक्सटेंशन क्या होती है, पिछला भी होगा और उसमें कोई ना कोई चीज़ ऐड करके भी ट्रू हो सकता है। तो इसका मतलब जो डिवाइज़र है बी, यहाँ पर डिवाइज़र डील हो रहा है, तो बी जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है। पहले हम लोग डिवाइज़र को पॉजिटिव लेते थे, हम नेगेटिव नहीं लेते थे। डिवीजन एल्गोरिथम की जब हम लोगों ने थ्योरम प्रूव किया था वहाँ पे आप लोगों के पास डिवाइज़र को पॉजिटिव लिया था। अब डिवाइज़र को नेगेटिव भी ले सकते हैं, उसके लिए कंडीशन जो बनेगी हम लोग अब थ्योरम में देखते हैं। तो इसका मतलब आप लोगों के पास क्या होगा कि बीज डिवाइडेड बाय, जिस तरह मैं आप लोगों को एक पर्टिकुलर एग्जांपल बताता हूँ इसकी। आप लोग क्या करते हैं, आप लोग मिसाल है कहते हैं जी -3 डिवाइडेड बाय 5। अब अगर आप लोग इसको लिखो -3, या आप लोगों के पास 5 आ जाएगा। उस केस में आप लोग क्या करते हैं, आप लोग कोशेंट को नेगेटिव लेते हैं ताकि रिजल्ट पॉजिटिव आ जाए। तो आप लोग अगर इसको -1 कर दें तो यहाँ पर आप लोगों के पास 3 बन जाएगा, तो फिर माइनस होगा, ये 2 बन जाएगा। तो इसका मतलब अगर आप इसको लिखें तो वो क्या बन जाएगा आप लोग के पास, 5 इज इक्वल टू -3 -1 +2। तो आप लोग इस चीज़ को इस तरह लिख सकते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पर कोशेंट नेगेटिव आ जाएगा। अगर डिवाइज़र नेगेटिव ले रहे हैं तो कोशेंट नेगेटिव आ जाएगा, रिमाइंडर पॉजिटिव ही रहेगा, रिमाइंडर नेगेटिव नहीं हो सकता। तो इस केस में आप लोगों को किस तरह डील करना है तो वो आप लोगों को आप लोग इस क्वेश्चन में समझाऊंगा मैं आप लोगों को। तो बी इज़ नॉन ज़ीरो होगा तो देयर इंटीजर्स एग्जिस्ट करेंगे, क्यू और आर एग्जिस्ट करेंगे। अब यहाँ पर क्यू पॉजिटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव किस केस में होगा, जब बी पॉजिटिव होगा, यानी डिवाइज़र जब पॉजिटिव होगा तो क्वेश्चन पॉजिटिव होगा। जब क्वेश्चन यानी डिवाइज़र जो है आप लोगों के पास अगर वो नेगेटिव होगा तो आप लोगों के पास क्वोशेंट भी नेगेटिव होगा। तो अब आप लोग क्या करते हैं, दो केसेस बना लेते हैं कि आप लोगों का डिवाइज़र जब पॉजिटिव होगा तब क्या होगा, डिवाइज़र नेगेटिव होगा तब क्या होगा। तो अगर हम लोग डिवाइज़र को पॉजिटिव लेते हैं, इफ़ डिवाइज़र इज़ पॉजिटिव, तो हमारे पास तो हम लोगों को तो कोई काम करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग डिवीजन एल्गोरिथम पहले प्रूव करके आ चुके हैं कि अगर डिवाइज़र पॉजिटिव हो तो हमारे पास डिवीजन एल्गोरिथम ये होता है। मैंने उसकी स्टेटमेंट भी लिख दिया। अगर प्रॉपर स्टेटमेंट देखनी है, क्योंकि मैंने ये थोड़ी सी रफ सी स्टेटमेंट लिखी है, अगर आप लोगों को प्रॉपर स्टेटमेंट देखनी है तो आप लोग डिवीजन एल्गोरिथम की जो है वो वीडियो है आप उसमें जाकर देख लें, उसमें प्रूफ भी प्रॉपर हुआ हुआ है और आप लोगों को स्टेटमेंट भी वहाँ से प्रॉपर मिल जाएगी। तो अब अगर बी नेगेटिव हो जाए तो बी नेगेटिव होने का मतलब ये है कि माइनस बी पॉजिटिव होगा। ऑब्वियसली अगर -3 लेस देन 0 है तो जो आप लोगों के पास माइनस इंटू -3 है वो पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि +3 बन जाता है वो। तो इसका मतलब यहाँ पर डिवीजन एल्गोरिथम के मुताबिक यूनिक इंटीजर्स एग्जिस्ट करेंगे कि आप लोगों के पास सच दैट ए इंटू माइनस बी इंटू क्यू प्लस आर हो जाएगा। और यहाँ पर जो है आप लोगों के पास डिवीजन एल्गोरिथम की डेफिनेशन बेसिकली लगाई जा रही है। अब डिवाइज़र पॉजिटिव है नेगेटिव है इसको अभी जो है कंसीडर नहीं किया जा रहा। आप लोग बस डिवीजन एल्गोरिथम की पैटर्न के मुताबिक वो डेफिनेशन लगा दी गई है। डिवाइज़र आपके पास -b है, अब -b ग्रेटर दैन 0 ही है ना, वही पुरानी डेफिनेशन ही लगी है जो आप डिवीजन एल्गोरिथम की पढ़ के आ रहे हैं, वही चीज़ लगी है। बस आप लोगों के पास b की जगह -b हो गया, बस सिंपल। अभी -b को आप लोग ये मत समझें कि ये नेगेटिव है तो वो नेगेटिव नंबर पॉजिटिव से कैसे, यानी 0 से बड़ा कैसे हो सकता है, उस चीज़ को अभी इग्नोर करें। आप लोग यूँ समझें कि बी जस्ट आप लोगों के पास क्या था, यानी कि एक पॉजिटिव नंबर आप लोगों को मिल गया है, पॉजिटिव डिवाइज़र मिल गया है। अब वो पॉजिटिव डिवाइज़र किस तरह का हो, किस शक्ल का हो, वो आप लोगों को उससे कोई गर्ज नहीं होना चाहिए अभी फ़िलहाल। तो बाय डिवीजन एल्गोरिथम यूनिक इंटीजर्स आप लोगों के पास एग्जिस्ट कर जाएंगे कि बी इज़ इक्वल टू डिवाइज़र इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर होता है। और रिमाइंडर जो है आप लोगों के पास कोशेंट जो डिवाइज़र होता है उससे छोटा होगा और 0 से बड़ा होगा। अब आप लोगों के पास वो शक्ल तो बन गई है, बी इज़ इक्वल टू बी ए इज़ इक्वल टू बी, जो हम लोगों के पास क्वेश्चन मैंने कहा था कि क्वेश्चन नेगेटिव होता है, वो शक्ल तो बन गई है। अब रिमाइंडर के ऊपर बात है कि रिमाइंडर भी क्या इस डिवाइज़र से छोटा होगा कि नहीं होगा इस सिनेरियो के अंदर, वो अब हम लोग देख सकते हैं, देखते हैं। हाँ जी, तो ए इज़ इक्वल टू बी इंटू -q प्लस आर हो गया। अब देखें, अब हम लोगों ने प्रूव क्या करना है, अब लोगों ने ये चीज़ बनानी है, इस नंबर को पॉजिटिव बनाना है, क्योंकि जब एक नंबर, अब बज़ाहिर ये नंबर एक नेगेटिव नंबर दिख रहा है, तो एक नेगेटिव नंबर 0 से बड़ा तो हो ही नहीं सकता।
ठीक हो गया, इक्वल भी नहीं हो सकता। तो हम अब इसको पॉजिटिव वाली शक्ल देना चाह रहे हैं कि होगा ये माइनस बी ही, मतलब ये माइनस बी पॉजिटिव ही होगा, लेकिन एक जो है वो अपनी यूँ कह लें कि दिल के सुकून के लिए हम लोग इसको पॉजिटिव वाली शक्ल देना चाह रहे हैं कि ये दिखने में भी पॉजिटिव ही लगे। अच्छा, यहाँ पर ये मिस्टेक है, यहाँ पर ये इक्वल टू नहीं होगा। तो हमारे पास गिवन क्या है, माइनस बी इज़ ग्रेटर दैन ज़ीरो। मैं आप लोगों को इधर समझा देता हूँ कि हमारे पास एक नंबर है, क्योंकि अब चूँकि इधर मॉड की डेफिनेशन ही ज़रूरी है, तो इस वजह से मैंने इधर बताना मुनासिब, साइड पर बताना मुनासिब समझा कि आप लोग ये जानते हैं कि अगर एक नंबर 3 है, उसका मॉड लिया जाए, मॉड क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव नंबर्स को पॉजिटिव करता है, तो इसका मॉड 3 होगा। अगर आप -3 ले रहे हैं तो इसका मॉड 3 के बराबर होगा। ठीक हो गया। अब अगर हम लोग यूँ कह लेते हैं कि माइनस इंटू माइनस थ्री इज़ ग्रेटर दैन ज़ीरो। अब -3 बेसिकली b है, तो ये -b जो है वो ग्रेटर दैन ज़ीरो हो गया। अब इस केस में अगर देखा जाए तो आप लोगों को क्या गिवन है, हम इसकी मॉड वैल्यू लेते हैं, -3 की मॉड वैल्यू, ठीक है, वो ऑब्वियसली 3 होगी, सॉरी -3 के बराबर होगी, क्योंकि -3 आप लोग ग्रेटर दैन ज़ीरो ले रहे हैं। यानी अगर नंबर ग्रेटर दैन ज़ीरो हो तो उसकी मॉड वैल्यू उसी के इक्वल होती है। हम लोग पढ़ते आ रहे हैं मॉड की डेफिनेशन में कि अगर नंबर पॉजिटिव होगा तो उसकी मॉड वैल्यू उसी के इक्वल होगी। अब -3 पॉजिटिव है तो -3 की जो मॉड वैल्यू है, यानी कि आप लोग इस इक्वेशन को फ़िलहाल भूल जाएँ, इधर लिख लें कि -3 अगर, यानी कि -a कर लें आप लोग, -a अगर पॉजिटिव है तो इसका मतलब -a की जो मॉड वैल्यू होगी वो बेसिकली -a के ही इक्वल होगी। हम पर्टिकुलर एग्जांपल 3 वाली देख चुके हैं कि अगर 3 एक पॉजिटिव नंबर है तो आप लोगों के पास जो है उसकी मॉड वैल्यू 3 के ही इक्वल आई है। तो इसका मतलब इससे जनरल रिजल्ट अखज़ किया जा सकता है कि अगर एक नंबर नेगेटिव है, उसकी पॉजिटिव है, उसकी मॉड वैल्यू लेंगे वो उसी की इक्वल आएगी। अब -a को हम लोग अगर पॉजिटिव कहते हैं तो उस केस में -a के ही इक्वल आएगी। अब अगर ये है तो ये आप लोगों के पास इस इक्वेशन से देखें तो ये a के बराबर आएगा। ठीक हो गया, और ये इज इक्वल टू -a हो जाएगा। समझ आ गई? तो आप लोग चलें इसको ना लिखें, ये -a, इसका मतलब -a का जो मॉड है वो बेसिकली a के भी इक्वल होता है। आप और एक a जो है वो a के मॉड के भी इक्वल होता है। अगर आप इन दोनों को रिलेट करें यहाँ पर तो वो -a इसको इक्वल आ जाएगा, क्योंकि ये दोनों सेम है तो ये दोनों सेम है। इसका मतलब a का मॉड आप -a की जगह लिख सकते हैं। मैं इसको दोबारा बता देता हूँ। अब इसी सिनेरियो के अंदर ये बी चुके थे, हम बी ले लेते हैं। हम लोगों ने कहा कि -b इज़ ग्रेटर दैन ज़ीरो, और हमें ये पता है डेफिनेशन के मुताबिक, यानी कि मॉड की डेफिनेशन के मुताबिक कि पॉजिटिव नंबर्स का मॉड उन्हीं के इक्वल होता है। इसका मतलब -b का जो मॉड है वो बेसिकली -b के ही इक्वल होगा। आप इसको इक्वेशन नंबर 1 कह लें। अब हमें एक और चीज़ भी पता है कि -b का जो मॉड होगा वो बेसिकली b होता है, ये भी हमें पता है। अब यहाँ पर b एक पॉजिटिव नंबर नहीं होगा। ठीक हो गया, यानी कि यहाँ पर b एक नेगेटिव नंबर कंसीडर किया जा रहा है दिखने में, क्योंकि हम लोगों ने वो शक्ल पॉजिटिव वाली देनी है तो इस वजह से हम वो फील लेना चाह रहे हैं। अब ये b के इक्वल है, और हमें ये चीज़ पता है कि ये बेसिकली आप लोगों के पास किसके बराबर होता है, b के बराबर, क्योंकि b एक पॉजिटिव नंबर बन गया, और b अगर एक पॉजिटिव नंबर है तो b के मॉड के इक्वल होगा। और ये 2, अगर आप 1 और 2 को कंपेयर करें तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो ये इस चीज़ बराबर हो जाएगी, यानी कि b का मॉड इक्वल होगा -b के। तो यहाँ से हम जो इस जगह है यहाँ पर -b की जगह b का मॉड लिखा जा सकता है, तो b का मॉड लिखा जाएगा। अब ये इक्वेशन ट्रू हो गई, तो यहाँ से अल्टीमेटली हम क्या दिया। अच्छा, अब आप लोग एक चीज़ नोट करें कि आप लोगों को b का मॉड एक जनरल रिजल्ट बन गया है। अगर तो b पॉजिटिव होगा तो b का मॉड b के इक्वल होगा, तो वो भी केस 1 बन जाएगा, डिवीजन एल्गोरिथम की डेफिनेशन बन जाएगी। और अगर b का मॉड नेगेटिव होगा तो वो b के मॉड की वजह से वो नंबर पॉजिटिव हो जाएगा। तो इस वजह से ये एक्सटेंशन तभी कहलाई है कि ये उस नंबर से भी, उस डिवीजन एल्गोरिथम से भी ज़्यादा जनरलाइज रिजल्ट है कि आप लोग पॉजिटिव नंबर से तो पहले डिवाइड करते ही थे, अब नेगेटिव नंबर से भी कर सकते हो। कंडीशन सिर्फ ये होगी कि जो डिवाइज़र होगा वो अगर पॉजिटिव लिया जा रहा है तो उसका मॉड, चूँकि पॉजिटिव का मॉड उसके ही इक्वल ही होता है, तो इस वजह से आप लोगों के पास क्या हो गया, वो b के इक्वल आ जाएगा। b के मॉड की जगह b लिख दें तो वो वही डिवीजन एल्गोरिथम जो आप लोग पहले पढ़ चुके हैं वही होगा। अगर b नेगेटिव हो जाता है, डिवाइज़र नेगेटिव हो जाता है, तो उस केस में यहाँ पर फिर उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लिखी जाएगी। मिसाल है, अगर -3 है तो वो +3 यहाँ पर लिखा जाएगा, उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू करके लिखी जाएगी। तो उस केस में फिर वही चीज़ ट्रू हो जाएगी, यानी फिर उसमें कोशेंट पॉजिटिव हो जाएगा। और यहाँ पर देखें ना, मैं जिस तरह आप लोगों को यहाँ पे आई थिंक जो पर्टिकुलर एग्जांपल दी थी ये वाली, तो उस केस में जो है आप लोगों के पास, आप मिसाल है, आप लोग कोशेंट को अगर पॉजिटिव रखते तो उस केस में -3 1 से मल्टीप्लाई करके -3 आ जाता, तो 5 + 3 7, नहीं वो नहीं होगा। तो अल्टीमेटली कहने का मतलब ये है
कि अगर आप लोगों के पास डिवाइज़र नेगेटिव होगा तो उस केस में जो कोशेंट होगा वो आप लोग जब मतलब रिमाइंडर से बड़ा लेंगे ना, क्योंकि आप लोग देखें ना, अगर इधर ये क्वेश्चन -3 है और ये डिवाइज़र -3 है और रिमाइंडर 2 है, तो आप ये चीज़ तो नहीं लिखेंगे 2 इज़ लेस देन -3, ये तो गलत हो जाएगी। तो इस वजह से हमें इधर एब्सोल्यूट वैल्यू लेनी पड़ेगी। वो डिवीजन एल्गोरिदम को ट्रू करवाने के लिए यहाँ पर एब्सोल्यूट वैल्यू लेनी पड़ेगी, जो कि हम लोगों ने प्रूव भी कर दिया कि यहाँ एब्सोल्यूट वैल्यू वाक़तन आती भी है। ठीक हो गया, तो ये एक जनरलाइज रिजल्ट हो गया। तो ये हम लोगों के 25 तक क्वेश्चन हो गए हैं। कल से इंशाल्लाह हम लोग जो है वो नेक्स्ट शुरू करेंगे 26 क्वेश्चन, और उसके बाद कुछ क्वेश्चंस बीच में मैंने ना 8-10 क्वेश्चन स्किप किए हैं, क्योंकि वो आप लोगों के पास ग्रेटेस्ट इंटीजर वाले फंक्शन जो है ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन उससे रिलेटेड थे। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन अभी तक हम लोगों ने चूँकि पढ़ा नहीं है, तो इस वजह से वो मैंने स्किप कर दिए हैं। तो उससे आगे फिर क्वेश्चन हैं वो इंशाल्लाह हम लोग कल एक्सरसाइज को वाइंड अप कर देंगे। तो उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में GCD की कंडीशन को आगे शुरू करेंगे। तो ठीक है जी, इंशाल्लाह अस्सलाम वालेकुम। तो माज़रत मैं कर लेता हूँ, बल्कि एक चीज़ भूल गया मैं, इसका बी पार्ट था। बी पार्ट मैं आपको सॉल्व नहीं करवाऊंगा, बी पार्ट आप लोग खुद सॉल्व करेंगे। जिस तरह मैंने आप लोगों को ये चीज़ सॉल्व करवाई है ना, ये एग्जांपल सॉल्व करवाई है, इसी तर्ज का वो नंबर बनेगा। इसी तरह से आप लोग उसको सॉल्व करेंगे कि आप लोग डिवाइड करवा रहे हैं। आप लोगों ने क्या करना है, रिमाइंडर फाइंड करना है। जब 17 डिवाइड करेगा, यानी कि -7 डिवाइड करेगा 17 को, यानी बेसिकली आप लोग यूँ करना चाहेंगे, आप लोगों ने ये चीज़ फाइंड करनी है -7 इंटू 17। चले मैं करवा ही देता हूँ आप लोगों को। तो -7 इंटू 17 बनेगा। तो आप लोग क्या करेंगे, इसको अगर आप लोग 2 से मल्टीप्लाई करें तो वो 14 बनता है। तो पहले -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आप लोगों के पास 14 बन जाएगा। तो यहाँ पर रिमाइंडर आप लोगों के पास क्या आएगा, 3 आ जाएगा। तो इसका मतलब आप लोग क्या लिख सकते हैं इसको, 17 इज इक्वल टू -7, -7 आपका डिवाइज़र है, -2 कोशेंट है, +3 हो जाएगा। इसका मतलब रिमाइंडर आप लोग के पास 3 आएगा। तो ये चीज़ आप लोगों ने इस तरह करके फाइंड कर सकते थे। तो ठीक है जी, अब लेक्चर काफ़ी लेंथी हो गया, तो लेक्चर लेंथी के लिए मैं माज़रत चाहता हूँ, क्योंकि मैंने चीज़ों को टेक्निकली और एक एक पॉइंट को उठा के डिस्कस करना होता है। तो इस वजह से मेरे लेक्चर्स लेंथी ज़रूर हैं, लेकिन मुझे उम्मीद है आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलता होगा। तो अस्सलाम वालेकुम।